बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सियासी बहरान तो जारी था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी और कानूनी बहरान भी मजीद बढ़ता जा रहा है। पंजाब का बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन ये पंजाब असम्बली की इमारत में ना हो सका, बल्कि ऐवान इकबाल में हुआ और ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा गवर्नर पंजाब को। और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को कह रही है और अपोजिशन हुकूमत को कह रही है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। ये बहरान कब तक कि गुज़श्ता रोज तकरीबन चौथी बार DGISPR को इस चीज़ की वजाहत करना पड़ी है कि इस मुल्क में किसी साइफर के जरिए कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई रजीम चेंज करने के लिए। और इसे एक बार फिर से धचका पहुंचा है इमरान खान साहब के उस बयानिए को, जिसको लेकर वो अवाम के अंदर आए हैं और मुसलसल इस चीज़ पर बजिद हैं कि मौजूदा हुकूमत PDM की जमातें और मुक़्तदर हल्के इस साजिश का हिस्सा बने हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। और इसी वजह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें DGISPR की, तो साथ में उनको मशवरा भी दिया गया है। PTI की क़यादत की तरफ से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई। शीरी मज़ारी साहिबा थी, उसमें असद उमर साहब थे, उसमें फवाद चौधरी साहब थे। उन्होंने कहा कि DGISPR को इन सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही इन सियासी मामलात की तशरीह या वजाहत करनी चाहिए। के मशवरे भी दिए जा रहे हैं। इसके क्या असरात होंगे, आखिर क्यों बार बार फौज के तर्जुमान को इस चीज़ की वजाहत करना पड़ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और जो मुल्क के अंदर महंगे तूफान का मुश्किल फैसले हो चुके, IMF को खुश करने के लिए तमाम कोशिशें हो चुकी, तेल की प्राइसेस बढ़ाई गई, बिजली की प्राइस बढ़ाई गई, गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई, और इसके बाद एक महंगाई का ना खत्म होने वाला तूफान मुल्क के अंदर तो जारी है, लेकिन इसके असरात अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे, महंगाई में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। और सबसे आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि हुकूमत आखिर उन चीज़ों पर अमल क्यों कर रही है जो कि PTI करती रही। PTI के नक्शे कदम पर चलने की क्या वजूहात हैं। मेरा इशारा है उनके और एक बार फिर से इल्जामात अपने सियासी मुखालफिन पर बनाए जा रहे हैं, तो इससे इस हुकूमत का काम कितना मुतासिर हो सकता है, इनका फोकस कितना खराब हो सकता है, ये सारे मामलात आज ज़रिए गुफ्तगू लाए जाएंगे। जो मेहमान हमने मदऊ किए हैं पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ होंगे नुमाइंदे इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी और कानूनी और दीगर जो मामलात हैं उस पर हम राय जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब। आप सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। और सबसे पहला सवाल है कादिर मंदोखेल साहब आपसे कि अगर ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और यही मुतालबा लेके ही वो अवाम के अंदर आए हैं कि बैरूनी साजिश हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया और दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर PDM की जमातें भी इसका हिस्सा बनी है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हुकूमत को क्या एतराज है, क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाते आप, ताकि फौज के इदारे को, फौज के तर्जुमान को बार बार आके वजाहत भी ना करना पड़े इस मामले की। बहुत शुक्रिया। सियासत के साथ साथ में कानून के भी तालिब इल्म हूँ। अगर इनका ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना जाए, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करे, तो जुडिशल कमीशन क्या करेगी? आर्मी चीफ को बुलाएगी, उससे तफ्तीश करेगी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएंगे, उससे तफ्तीश करेंगे, वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर हमारे अमेरिका का, उन सबको बुला के, और कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं जो हमारे कौमी सलामती के जो दूसरे जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, सबसे तफ्तीश करेगी। आप मुझे बता दो, क्या PTI वाले हमारे जो सलामती का जो अदारे हैं उनके सरबराह को क्या खटेरे में कड़ा करके उससे तफ्तीश करेगी? और फिर तफ्तीश क्या करेगी उसका भी मैं हल बता देता हूँ। ये तफ्तीश तो एक तरफ, ये सारी जो ये प्रोपेगेंडा, ये जो भी ड्रामा मचा रहा है, उसका सबसे ज्यादा पोल तो खोल दिया है शेख रशीद साहब ने। वो कह रहे हैं मुझे 4 महीने पहले पता था कि ये होने वाला है। आप मुझे बताओ, जब 4 महीने पहले पता था तो फिर आपने 7 जो मार्च था उस वक्त जो ये ड्रामा क्यों मचा है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो लॉन्ग मार्च है वो 2 महीने पहले प्लान था और पीपल्स पार्टी ने अपने प्लान के मुताबिक ऐन 8 मार्च को D चौक में धरना खत्म, यानी लॉन्ग मार्च खत्म करके और अदम इत्तेमाद की तहरीक का ऐलान करना था। आप बात करो 7 तारीख को, और फिर 7 तारीख से पीछे जो आप ले जाए, 27 तारीख को आपने 7 से लेकर 27 यानी 20 दिन आपने वो झूठा खत आपने अपनी जेब में रखा।
आपने इस चीज की तौफीक नहीं समझा कि इसको कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा जाए, जो कि बाद में आपने रखा। आपने इस चीज की तौफीक नहीं समझा कि वो जो कानून जो हमारी असम्बली है, नेशनल असम्बली, उनके सामने रखा। फिर जब अपोजिशन ने, उस वक्त के अपोजिशन यानी हम लोगों ने जब ये डिमांड की है, तो आपने कौमी सलामती के सामने रख दिया है। और फिर उसी कौमी सलामती, अगर आप लोगों का मुकदमा इतना मजबूत है कादिर साहब, अगर आप लोगों के पास इतने फैक्ट्स मौजूद हैं सिलसिलावार, जिस तरह आप ये मिसालें भी दे रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छा है कि आप लोगों का केस स्ट्रांग है। ये सारी चीजें अदालत में रखिए, और जो बुनियादी मुतालबा है जिसकी वजह से एक बहरानी कैफियत है, हम देख रहे हैं कि फौज जैसे इदारे को बार बार आके इस चीज की वजाहत करना पड़ रही है, लेकिन पीटीआई इसके बावजूद अपने बयानिए पर बजिद है, और एक अवामी हिमायत भी उन्हें हासिल है, जिससे चीजें मुतनाज़ हो रही हैं। तो इस सारी कंफ्यूजन का यही खात्मा नहीं है कि उस मुतालबे पर अमल हो और जो सच्चा है जो झूठा है वो पूरी दुनिया और अवाम के सामने आ जाए? कादिर साहब, कादिर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे राब्ता करने की, आपका मौक़िफ़ हम जानेंगे। और मुसर्रत साहबा, आपसे सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफिन को तो निशाना बनाती थी, लेकिन फिर सिलसिला शुरू हुआ अदलिया को निशाना बनाने का, फिर बारी आई इलेक्शन कमीशन की, और अब रियासती इदारों को टारगेट किया जा रहा है। और आप अब भी मुसलसल फौज के तर्जुमान के वजाहत के बावजूद अपने बयानिए पर बजिद हैं और चीज़ों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। आप नहीं समझते कि इसके बड़े दूरस और ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान हो सकता है वो तहरीक इंसाफ को हो सकता है और फिर मुल्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बेसिकली तो ये है, एक रियलिटी है जिसके पेश नजर हमारे ये खदशात तब होते, या हमारा खुदा ना खास्ता प्रोपेगेंडा ये तब होता। इसको तो उन्होंने अमली जामा पहनाया है, जिसने भी पहनाया है। हम तो सिर्फ तहकीकात का मुतालबा तो हम रखते हैं। एक फरीक कह रहा है कि ये गलत बात है, हम ये कह रहे हैं सही बात है। इसको सही और गलत कैसे साबित किया जाएगा? तहकीकात का मुतालबा, वो भी जो इस मुल्क के आईनी इदारे हैं उनसे करना, क्या ये भी हमारा बुनियादी राइट नहीं है? जिस तरह एक जमहूरी सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, वो बाकी तमाम जमातों को है, पीटीआई से वो भी छीना गया। उसके बाद अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये मौकफ है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने, स्पीकर नेशनल असम्बली ने, और एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये लेटर, क्या हम ये इसको तो आईनी और कानूनी की चाराजोई कहते हैं उर्फे आम में भी। बेसिकली हम किसी के ऊपर चार्जशीट नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये हकायक है, ये एविडेंस है, उसके ऊपर एक बहुत हाई प्रोफाइल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और किसी को वजाहत ना देनी पड़े। तो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था मुसर्रत साहिबा, उसके अंदर ये सारी चीजें कि 4 महीने पहले से आपको भी पता था, तहरीक इंसाफ को भी, शेख रशीद साहब का बयान भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, खान साहब खुद कई बार तस्करा कर चुके हैं कि इस साजिश का उन्हें पता था। तो फिर साइफर को क्यों इस्तेमाल किया गया, और क्या ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए ये बयानिया तश्कील दिया गया है? और सियासी मुखालफिन अगर आपकी बयानिए की तरदीद करें तो समझ में आती है फौज इदारे को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी साजिश होने के बावजूद उसकी तरदीद करें या उसकी मुखालफत करें। आपके ख्याल में क्यों इनकार किया जा रहा है इस बयानिए से फौज की तरफ से? बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो आप फौज के इदारे से पूछे कि वो वजाहत क्यों दे रहे हैं। हम तो हमारा ये आईनी जमहूरी हक है कि हम इस साजिश की तह तक आपके आईनी इदारों से रिक्वेस्ट करेंगे ना कि वो इसकी तह तक जाएं कि ये साजिश क्यों रचाएगी, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मेरे भाई, हमने बारहा बहुत दफा इस पे इंटरव्यूज आ चुके हुए हैं, हमारी स्टेटमेंट आ चुकी हुई हैं कि जो 4 माह पहले पता था, तो इसमें हमारे जो चेयरमैन के अच्छे खासे इंटरव्यूज, डिटेल्ड इंटरव्यूज आ चुके हैं कि उनको रोका जाता था कि अभी ये ना इस चीज को मंजरे आम पे ना लाया जाए। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हेड के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो कि आज तक वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए, खुदा ना खास्ता किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए नहीं करें। ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। वो किस तरह से, देखें, पाकिस्तान को ये थ्रेट किया गया था, पाकिस्तान को किया गया था, किसी सियासी जमात के चेयरमैन को थ्रेट नहीं किया गया था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। वो तो किस तरह से इस थ्रेट का एहसास सिर्फ तहरीक इंसाफ को है? जो रियासती इदारे हैं, जो दिफा के सलामती के जामिन हैं, आपके ख्याल में उन्हें इस चीज की परवाह नहीं हो सकती? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुसलसल आप लोग उस चीज को जुठला रहे हैं और ये मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि जी आप सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, हालांकि ये कौमी सलामती का मामला बन जाता है अगर कोई साजिश खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हुई है तो।
तो यही तो हम कह रहे हैं, हमारा मुद्दा भी तो यही है कि आपके मुल्क की दिन सालमियत भी, सॉवरेनिटी भी तो खतरे में है ना। हमारा मुद्दा क्या है? एक तो ये कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसकी शफाफ और साफ किस्म की तहकीकात की जाए, तहकीकात का मुतालबा। दूसरी बात ये है कि जो सलामती काउंसिल की जो मीटिंग थी उसके ऊपर तो इन्होंने ये इस चीज का एतराफ किया था ना कि ये मुदाखलत हुई है, पता नहीं साजिश हुई है, ये साजिश हुई है कि मुदाखलत हुई है। उन्होंने वादा किया कि साजिश का लफ्ज किसी की तरफ से इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी साजिश को मुस्तरद किया गया कौमी सलामती की मीटिंग में भी। एक 2 मिनट 2 फिक्रे तो इकट्ठे बोलने की इजाजत दे दे, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। देखें, आपके खिलाफ साजिश अगर करनी हो तो ये लिखा जाएगा कि मैं आपके खिलाफ साजिश करनी हुई, वो प्रैक्टिकल फॉर्म में की जाती है। उसका तो एक आइडिया और एक प्लान होता है, एक आउटलुक थी। उसके बाद उसको मुदाखलत तो हुई ना, आपके मुल्क में रजीम चेंज हुई और उसके बाद अगली मुझे चीज कंप्लीट करने दे। उस साजिश को आप सिर्फ रजीम चेंज तक ना देखें, उस साजिश को आप इस पैराए में देखें कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करने के करीब ले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये कि श्रीलंका ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। और पीटीआई का मुसलसल यही मौक़िफ़ है, वो अपने बयानिए पर बज़िद हैं कि साजिश के जरिए रजीम चेंज हुई है। फौज की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से मुसलसल वजाहत आ रही है। ये जो एक महाज आराई है या चीज़ों को मुतनाज़ करना है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस पर और दीगर अहम इशूज़ पे नाज़रीन मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मोहम्मद अहमद पनसोटा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पनसोटा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो एक बयानिया खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया बैरूनी साजिश के ज़रिए रजीम चेंज का, उसकी तरदीद मुसलसल अफवाज पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन मुतालबा खान साहब का ये है कि जुडिशल कमीशन बनाइए और सारे हक़ाइक़ से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके ख्याल में ये मुतालबा जुडिशल कमीशन बनाने का, इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है? और दूसरी तरफ जो वजाहत आ रही है, आपके ख्याल में इसके बावजूद अपने बयानिए पर बज़िद रहना, ये इसके असरात क्या हो सकते हैं? सर, पहली तो बात ये कि अगर ये आप इशू सारा देखें, अगर ये इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ना आती, स्पीकर्स रूलिंग के ऊपर, या कुछ मामला बाकी ना होते, तो फॉर मी दिस वाज अ फ्रिवलेस इशू। वाई? अमेरिकन बयानिया, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इस मुल्क में हमेशा से रही है और हमें नजर भी आता है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट का एलिगेशन आया था, जिसको फिर प्रॉपरली डिनाई भी नहीं किया गया। और मिलिट्री सर्कल्स ने भी, जो कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हैं, उन्होंने भी कहा कि मुदाखलत नहीं है, साजिश, और वो एक सारा नैरेटिव चलता रहा। अब फॉर द फर्स्ट टाइम जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने आगे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और कल जो आपने ISPR की कॉन्फ्रेंस सुनी, अब मसला ये है कि एटलीस्ट 3-4 नैरेटिव्स फ्लोट कर रहे हैं। सो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव द राइट टू नो कि क्या किसी ने मुदाखलत, साजिश या कोई और फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन की है या नहीं की। ये मुतालबा कोई भी करे। कतर कलामी की माजरत, ये जो दरमियान में उनके अपने ही रहनुमा इसकी तरदीद करते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी मुझे 4 माह पहले पता था। खान साहब कहते हैं मुझे पिछले जून जुलाई से पता था कि ये सारा कुछ होने जा रहा है। और फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि ये जो सारा बारूदी सुरंग बिछाई गई है मईशत को ख़राब करने के लिए, आने वालों के लिए, इसका मतलब है कि इनको पहले से इल्म था। तो फिर साइफर आने के बाद इसको इसके साथ जोड़ देना, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो खुद किया जा रहा है उनकी तरफ से। मैं कहता हूँ जी, कॉन्ट्रडिक्शन भी ठीक हो। अगर तो तरीके इंसाफ ने एक डिज़ाइन बनाकर ये काम किया है, तो दिस पार्टी शुड बी टेकन टू अ प्लेस जहाँ पर जो इनकी जगह बनती है। और अगर ये जो साइफर है ये असल में कुछ इसमें चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, मेरा जो सबसे ज़्यादा एलिजेंस है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से है और अपनी स्टेट से है। मुझे किसी इदारे से ना एलिजेंस रखनी चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अगर मेरी स्टेट किसी शख्स ने या किसी इदारे ने या किसी और ने कॉम्प्रोमाइज़ की है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। चाहे खान साहब कहें, नवाज शरीफ साहब कहें, शहबाज शरीफ साहब कहें, ये तो मेरा आप सबका मुतालबा होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बने, उसमें अगर सामने आए, उसका ये मैंडेट हो, TOR हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर साबित होता है कि इन्होंने ये एक शोशा छोड़ा था या इसको इस्तेमाल किया था, तो आप नेशनल सिक्योरिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अभी कादिर मंजूर खेल साहब ने बयान दिया, ये उनकी राय थी कि जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर अदालत के सामने इदारों के सरबराहों को आना पड़ेगा, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन पैदा हो सकती है, उनका मोराल इससे डाउन हो सकता है। तो आप समझते हैं कि इस मामले पे उनकी वजाहतें आने के बावजूद, कौमी सलामती के इजलास होने के बावजूद, फिर भी गुंजाइश रह जाती है जुडिशल कमीशन की? मेरी कादिर मंजूर खान साहब से एक बड़ा गुजारिश है कि पाकिस्तान के हर इदारे का सरबराह तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। मैं ख्याल किसी 1-2 इदारों की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान का हर इदारा और उसका सरबराह
आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से मुबर्रा नहीं है। ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईजी पंजाब को बुला सकती है, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोलने में बाहर निकाल सकती है, किसी के ऊपर कुछ कर सकती है, तो क्यों नहीं सरबराहान पेश हों जिस मर्जी इदारे के हों, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप हो, या वो कोई और, वो पेश हो के ये चीज शिफ्ट आउट करें। देखें, मैं अब आपको इसका थोड़ा सा एक सिर्फ लाइन में ये बताना चाहूंगा कि मिलिट्री के एंगल से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज को ये चीज साबित नहीं होती या होती है तो एक स्टिग्मा रहेगा पाकिस्तान के ऊपर सारी जिंदगी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल साजिश हुई जिसमें हमारी पैरा मिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस कुछ कर नहीं सकी। अगर ये साजिश है तो उस आदमी को वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां पर उसका हक बनता है, जो भी हो वो। मेरा तो बड़ा सिंपल स्पिक है। कादिर साहब, अब जरा पंजाब के मामले पर आ जाते हैं। पंजाब में आप लोगों ने इजलास तो बुला लिया ऐवान इकबाल में, बजट से पहले मैं उस पे आप कमेंट कर लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो एक बहरान की कैफियत है, आप नहीं समझते इससे बिलाखिर पंजाब की आवाम भी सफर कर रहे हैं? अपना कमेंट कीजिएगा पिछले सवाल पे और फिर उसके बाद पंजाब पे भी। देखिए, मोहतरमा फरमा रही है हमारा कानूनी और आईनी हक है, हमें ये चीज का दावा करनी चाहिए। ISPR का मुसलसल इस बात की तरदीद आ रही है कि कोई साजिश नहीं हुई है। अगर मैं ये जो साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब, हमारी पेटी भाई है, मैं इनकी बात से इत्तफाक भी करूं तो वो तो पहले ही अपना वर्जन दे चुके हैं कि कोई साजिश नहीं है। ठीक है, अब एक मवाली के कहने पे आप पाकिस्तान की हदारों को रिस्वा थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा अल्फाज के चुनाव में। फिर कादिर मंदुखैल साहब, कोई मवाली किसी और तरफ निकल जाती है, कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, अब बात दूसरी बात यह कि एक शख्स जो तावीज गुंडा पे पूरे 4 साल हुकूमत चलाते रहे, एक शख्स जो सारी चीजें वही तावीज जादू के निस्बे करे थे, ऐन से होना चाहिए, गैन से होना चाहिए, वज़ीर आला साहब। अब सवाल यह कि इदारे बार बार इस चीज की तरदीद कर चुके हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपका जुडिशल कमीशन बनाएगा कौन? और फिर इस शख्स के कहने पे, और फिर अगर जुडिशल कमीशन बनाए तो गोगा गोगी की जो ना वो करप्शन पे आप हुकूमत में आप ही बनाएंगे, कमीशन तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम क्यों बनाएंगे? तमाम बहरानों पे काबू पाना। मवाली के कहने पे क्यों बात कैसे आगे बढ़ेगी? कोई बहरान नहीं है। मवाली के बड़े कहने पे स्टेक होल्डर तो है, कोई बड़ी सियासी जमात तो है, जोर लगा ले। देखें, ये जो पंजाब में हो रहा है इसके ताने बाने भी इसी चीज से जुड़ते हैं। वो आपको काम नहीं करने देंगे, आप उनको नहीं करने देंगे, तो सफर पाकिस्तान की आवाम करेंगे। अरे भाई, मेरी बात सुनो, क्या बातें करे हो, क्या बातें, काम नहीं करने दे रहे, काम तो करे। जो किधर गया वो जो धरना वरना दे रहे, भूल गए ना। देखिए, इसी आपकी तवज्जो बटी हुई थी, 40 से 50 दिन का डिले आया और उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। आपको इस चीज की फुर्सत ही नहीं मिली कि आप IMF से नेगोशिएट करें। ये आपकी जब फोकस खराब होगा तो फिर उसके असरात तो आएंगे। कादिर साहब, सवाल मुकम्मल कर ले तो फिर मुझे जवाब। जी फरमाइए। मैं सांस लेता हूं तो आप दूसरा सवाल शुरू कर लेते हो। आप मुझे बताओ कि इसी हुकूमत ने IMF के साथ, मैं नहीं करो, उनका चौधरी सरवर जो पंजाब का गवर्नर था उससे कहा पूरे पाकिस्तान गिरवी रखा। आपके चैनल में मैं कई शो पे, दर्जनों शो पे आया हूं, जिस वक्त हमने ये कहा था कि IMF के साथ मुआहदा कर चुके हैं, 4 रुपए हर महीने पेट्रोल बढ़ाएंगे, बढ़ाता रहा। उसके बाद IMF की खिलाफ वर्जी की, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो जब ओगरा ने 8 रुपए बढ़ाया तो उसने 8 रुपए पे कट कर दिए और 10 रुपए मजीद कम कर दिए, वायलेशन की है। चले पंजाब पे आ जाइए, ठीक हो गया। तो पूरा नहीं, ठीक नहीं हुआ है, अभी सुन लो पूरा। अच्छा, उसके बाद IMF ने जब आप रोक लिया तो आपके तमाम अदारों ने नहीं, आपने आधा घंटा मोहतरमा को दे दिया है। आपने मेरा आवाज खराब करा के मुझे नहीं सुन दिया, आधा घंटा उससे मैं साजिश कर रहा हूं आपके खिलाफ, ठीक है, तकनीकी खराबी है ये तो। नहीं, वो जो मर्जी, जो पता नहीं आपको प्रोड्यूसर करे कौन करे मुझे नहीं पता। आपका कैमरामैन मेरे सामने बैठे, आपको नहीं आ रही। सवाल ये, अच्छा सुन, नहीं, अंदरूनी साजिश है, मेरी बात सुन। अब सवाल ये कि आप मुझे एक बात बताएं कि ये शख्स जिसका कुछ नहीं पता, यू टर्न का तो इजाद कर दी उसने कि जो मर्जी है। एक गैरतमंद आदमी होता है ना, एक जबान निकालता है ना, हमारे यहाँ पठानों में ये कहता है कि बंदे ने जबान कर ली है तो वो जबान आखिरी मर्दम तक जो है उसकी वो ये कहता है अकलमंद आदमी का, बड़े आदमी की निशानी है। तो आप इस शख्स के कहने पे क्या करो, और फिर आपकी रिपोर्ट। और दूसरी बात यह कि ये जो कहते थे ना खत है, वो खत तो जाली निकला, वो तो फिर मुरासला हुआ। मुरासला कौन था? आपके सफीर ने बनाया, आपके सफीर ने झूठ बोला, सच बोला, वो सलामती कमेटी में वो साबित हो गया। आज भी ISPR ने उसकी तरदीद की है। अब आइए पंजाब की तरफ। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने ऐसे सूरत-ए-हाल देखा
कि स्पीकर जो भी ड्रामाबाजी कर रहे हैं आपके सामने है। यानी मैं बजट उस वक्त आपको पास कर रहे हैं, कानून क्या है ये वकील साहब जानते हैं। कानून ये है कि बजट के ऊपर जो है ना आपके कोई सेनेट में भी नहीं जाएगा, आपके कौमी असेंबली पास करेंगे। मैं नेशनल असेंबली की बात करूं, बजट इतनी इंपॉर्टेंट आपके पूरे मुल्क की बजट पे डेडलॉक की एक जिम्मेदारी हुकूमत पर भी तो आयद होती है। आप लोगों ने यकीन दहानी कराई थी कि हम माफी मंगवा देंगे, इसमें कोई मजाक नहीं है, और फिर वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। क्यों भाई खुदा को मानो, क्या बातें कर रहे हो बच्चों वाली। बात ये होता है ना, बजट इजलास है, उसमें आईजी आ जाए, चीफ सेक्रेटरी आ जाए, माफी मांगे, मुकदमे वापस ले। कौन सी चचोरी हरकत है जो ये वज़ीर आला कर रहे हैं। आज तोड़ने का जो फ्रॉड किए उसने, जो ड्रामा किए वो भी दुनिया के सामने आ गए। आप मुझे बताओ, अच्छा। दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में तो आपको नहीं मिलेगा कि एक बजट हो जाता है स्पीकर के नहीं, पहले ये शख्स आ जाए, पहले बता दे भाई कौन सी शराइत लगा रहे हो। ये तो गांव देहात में कोई जो वो चोर चक्के वो भी ऐसी शर्तें नहीं लगा रहा है। सवाल ये, इस सूरत-ए-हाल का हाल क्या होगा। आज ऑर्डिनेंस लाना पड़ा गवर्नर को, आज असेंबली का उसके खिलाफ उन्होंने लाना पड़ेगा, उसको मुस्तरद कर दिया है, उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा ठीक है मुशर्रफ साहब, ये जो आप लोग पंजाब में कर रहे हैं, वो तो कमीशन की भी दावा करे, जो मर्जी करे। ये जो पंजाब के अंदर हो रहा है, ये इसका हल कोई दिखाई देता है? एक तरफ आप लोग अपना इजलास चला रहे हैं और हुकूमत अपना इजलास चला रही है, तो इसके असरात तो आएंगे, पंजाब की आवाम को भुगतना पड़ेगा ये सब कुछ। जी बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। देखें, अहमद पनसोटा साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की। उस बात का जवाब देने की बजाय आप इनकी बाजारी जुबान देखें कि मतलब ये खुद पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए कैसीनो चलाने वाले करप्ट गुंडे जरदारी का नाम ना, ये मैं यही गुजारिश करूंगा सारे मेहमानों से। उन्होंने बात की है, देखें कैसीनो चलाने से कहीं ज्यादा बेहतर है बाकी दुनिया के सारे काम। इमरान खान की किताब, रियान खान की किताब भी जरा खोल के सुनो, खोल के पढ़ के सुनो रियान खान की किताब, अभी एक एक सफे का। चलें कादिर साहब उनको बात करने दीजिए जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लॉजिक पे बात करो, आप अपनी परफॉर्मेंस बताओ, और जो एक लीगल डिस्कशन हो रही है और ऊपर से आप वकील के तालिब इल्म जहां बैठते हैं आप बदबू फैलाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदजुबानी बदकलामी करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे औरतें मारती हैं। आप तमीज से बात करें और तमीज से जवाब दें। मौली को मौली नहीं को तो क्या शुरफा कहूंगो, चोर को चोर नहीं। चले अब पंजाब के मामले पे बात कर लीजिए, एक दूसरे को जाती अटैक ना कीजिए, मेरी गुजारिश है। नहीं, अगर ये गलत बात करेंगे तो मेरी दोनों से गुजारिश है कि इस तरह की गुफ्तगू ना कीजिए। मुशर्रफ साहब आप भी ख्याल रखें। दोनों बदतमीज है, ये प्री प्लान आता है दोनों, ये प्री प्लान मुशर्रफ साहब गुजारिश है करके जी। चलें कुछ नहीं, ये बात कर रहे हैं NA 133 में। आप दूसरे की का मौकफ सुने, अपना मौकफ दें। आप पर्सनल अटैक करते हैं, आप बदतमीजी पे उतर आते हैं। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप गलत बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपकी मियाँ को भी मिलेगा। गलत बात का जवाब आपको नहीं होने दूंगा। चले मुशर्रफ साहब, मुझे सिर्फ गुजारिश है कि पंजाब का बजट आज ऐवान इक़बाल में पेश हो गया, अब स्पीकर कौमी असेंबली उसको तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर इसका हल क्या है? अगला इजलास कहां पे होगा? इसी तरह से दरबदर घूमेंगे अरकान पंजाब असेंबली? देखें जुनैद, आप मुझे बात करने दें, अदरवाइज इस तरह से बात कादिर साहब आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा जी। मुशर्रफ साहब, कंक्लूड आज करना चाहती हूँ ताकि मैं आपका पूरा ऑनियर, पूरा जमाना सुन रहा है ऑनियर, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के कहती हूँ कि इस शख्स के साथ लीगल डिस्कशन, लॉजिकल डिस्कशन नहीं हो सकती। ये बदजुबानी करते हैं। मैंने कोई ऐसी बात जो इनके लीडर या इनके बारे में पर्सनल की हो तो मुझे जुनैद आप बताएं। जिस तरह से मेरी गुजारिश यही है कि आप एक दूसरे के बारे में बात ही ना कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और अपनी अपनी बारी पे बात करें जी। मुशर्रफ साहब छोड़ दें, उस बात को छोड़ दीजिए। आप बात सुने, सारी डिस्कशन साइड पे रह जाती है और इनकी बदतमीजी। मैंने कोई एक जुबान ऐसी इस्तेमाल की हो, एक लफ्ज तो बताए। चले हो गया, क्रॉस टॉक ना कीजिए, मैंने गुजारिश कर दी, अब आप बात ये कोई शरीफों की जबान है? कसीनो चलाने वाली की बात आप लिखिए, ये क्या, ये शरीफ? चले आप दोनों जरा तहम्मुल कीजिए, पानी पीजिए। अब पनसोटा साहब आप बताइए, इसका कोई हल दिखाई देता है? एक तरफ से इल्जाम है, दूसरी तरफ से उससे बढ़ के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसके असरात क्या होंगे और हल क्या आपकी नज़र में इसका? मैं जी क्विकली एक दो बातें, जो कि वो बाकी तो मेजॉरिटी तो एक दूसरे के साथ उनकी जो बातचीत हो रही है उस पर तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, बट एक बात जो कादिर बंदोखेल साहब वकील भी हैं, सीनियर भी, उनकी मैं इज्जत भी करता हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने की कि इसकी तरदीद आ गई है। सो आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की तरदीद फ़ौज कर दे वो ठीक है और जिस चीज़ की तरदीद ना करे वो ठीक नहीं है? पाकिस्तान की तमाम इदारों की तरह
एज अ लॉयर, और उनके लिए भी होना चाहिए, वो भी एक इदारा है जो अगर कोई बात करे दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, तो इसलिए उस बात Fair enough. तो मैं ये कहूंगा, अच्छा। उन्होंने बहुत सारी बातें पीपल्स पार्टी के बारे में भी की हुई हैं, तो वो फिर क्या हम उनको सही मान लें? ठीक है, अब पंजाब पे कीजिएगा, फिर मुझे पंजाब पर मेरा व्यू ये है, देखें जी, पंजाब में एक कियोटिक सिचुएशन है जिस पर मैं दोनों साइड से ही एग्री नहीं करता, बिकॉज दोनों साइड उसको तरीके से नहीं चला रही। फ्रॉम डे सियासत हो रही है, सियासत हो रही है फ्रॉम डे वन। जिस तरह हमजा शहबाज साहब इलेक्ट होकर आए हैं उससे भी मैं बुनियादी तौर पर डिसएग्री करता हूं। फिर जिस तरह उन मेंबरान को इस्तेमाल किया गया 63A की जजमेंट के बावजूद और सब चीजों के बावजूद, उसके बाद उससे भी मैं डिसएग्री करता हूं। फिर जिस तरह गवर्नर पंजाब को किया गया, अभी चौधरी सरवर साहब की स्टेटमेंट के बारे में बात की गई, चौधरी सरवर साहब ने खुद कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे से जबरदस्ती उनका इस्तीफा कबूल करवाया गया है। वो बात वो कहते हैं ना, यू कांट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। जो सरवर साहब की बात पसंद है वो ठीक है, जो नहीं पसंद वो नहीं ठीक। अच्छा, पंजाब के बजट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी आईनी तकाजा है, उससे आप रोक नहीं सकते पेश होने से, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा गवर्नर पंजाब को। इसकी आईनी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है? इसमें सर देखें, बजट इसलिए रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है, मैं आपको दोनों साइड की सियासत बता देता हूं, कि इनको बजट पास ना करने दिया जाए। अगर ये बजट नहीं पास कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल नॉट कंटिन्यू। दूसरी साइड से बजट इसलिए पास किया जा रहा है कि ऑफ कोर्स उन्होंने बजट पास करना है, और दूसरा भी हमारा सबका पंजाब की गवर्नमेंट का एक फंडामेंटल राइट है कि उनका नेक्स्ट ईयर का बजट जो है वो सामने आए। अब जिस तरह इजलास किया जा रहा है वो गवर्नर का इख्तियार है कि वो स्पेशल इजलास कॉल कर सकता है, लेकिन उसमें परवेज इलाही साहब बतौर स्पीकर भी जा सकते थे। तो ये बड़ी अजीब, देखें कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाई गई होगी ना, यानी कि बुनियादी तौर पे आपके ख्याल में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सियासी मफाद हासिल। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाई गई होगी ना, तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आके खिलवाड़ हमजा साहब ने, परवेज इलाही साहब ने और इन सब के लोगों के साथ इसका बस्ता पड़ जाएगा। अपनी मर्जी से आइन और कानून को तोड़ पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी मुसर्रत साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा वक्त को ज़ाया करते किए बगैर, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा कादिर मंतुखिल के साथ। नहीं जुनेद साहब, वक्त जाया करना नहीं होता, बात का जवाब देना। और मैंने कभी भी बदजुबानी नहीं की। अगर कोई पर्सनल अटैक कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे पे फर्ज होता है। ठीक है, महदूद वक्त है हमारे पास, इसलिए उसको इस्तेमाल कर लीजिए। चले ठीक है जी। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिंदगी में सबसे बड़ा यू टर्न ये होता है कि आपका एक नजरिया या पूरी की पूरी सियासी जमात ही बदल ले। तो अवाम खुद डिसाइड करेगी कि सियासी जमात किन्होंने बदली थी, और लाइफ टाइम गारंटी के साथ सबसे बड़ा यू टर्न किसने लिया है, वो है कादिर मंतुखिल साहब। पहले ये पीटीआई में थे, पीटीआई से ये उस जमात में गए, इससे बड़ा यू टर्न नहीं होता। अगली बात, देखें इस वक्त जो आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो पूरी कौम देख रही है। मुज़हफ़ा केस सिचुएशन है। मुझे ये बताएं कि चलते हुए सेशन के दौरान क्या कोई ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? जो आज सुबह ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, और वो जो तारड़ साहब जो है जिस तरह से जज्बाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे थे, उन्होंने इस मुल्क को मजाक बनाया हुआ है। इस वक्त पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा है, 12 करोड़ के मुश्किल ये सूबा, इस सूबे के ऊपर कब्जा माफिया ने सूबे के आइन और कानून तक को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में जुनेद कभी नहीं ऐसा हुआ कि पुलिस धवा बोले, गुल्लू बर्ड्स असेंबली। लेकिन वो विजुअल्स भी हमने देखे, सारी दुनिया ने देखे कि स्पीकर पंजाब असेंबली के इन सेक्शंस पे कुछ सादा कपड़ों में मलबूस लोग भी आए। फिर ये मामला वजीर आला के चुनाव से शुरू हुआ, फिर उनकी ओथ पे भी आपने रुकावट डाली, और अब अगर पंजाब का बजट भी पेश नहीं करने देंगे तो फिर उनको और रास्ते इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमने बजट, आपने शायद नहीं, यकीनी तौर पर आपके चैनल ने भी चलाया, आपकी बड़ी अच्छी बीट है असेंबली की जो बीट है। देखिए उसमें स्पीकर साहब ने 3 दफा इनको बजट पेश करने की, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है बजट को पास कराना, पेश करना, सारा दिन हमारे पास जो वीडियो फुटेजेस मौजूद है, सारा दिन ये चक्कर लगाते रहे इनके डिफरेंट वफूद स्पीकर चैम्बर के, ठीक है। सारा दिन ये खुद निगोशिएट करते रहे, ये चल के आते रहे, लेकिन सुबह जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे वाजे नजर आ गया था, जो कल एक दिन पहले जिन चीजों के ऊपर इन्होंने इत्तफाक राय से, वो एक पूरा कमीशन है, पूरी एक कमेटी थी जिन्होंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर 1 बाय 1 इत्तफाक राय का इजहार किया। उसके बाद सेशन शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी ये टाइम गेन करने के लिए और कोई इस तरह का इलीगल रास्ते के चुनाव के लिए ये इन्होंने सारा दिन स्पीकर साहब को एंगेज रखा। उसके बावजूद स्पीकर साहब हाउस में आए, उन्होंने इनको कहा कि बजट पेश करें 3 दफा। उसकी भी ऑडियो वीडियो मौजूद है। तो आपके ख्याल में खुद ही नहीं करना चाह रहे थे पेश?
ये खुद ये ठीक है। बेसिकली अच्छा कादिर साहब एक तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दूसरा आपके ऊपर इल्जाम यह है कि वही गलतियां दोहराई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से जिसका एतराज आप पीटीआई पे करते थे। विच हंटिंग हो रही है, केसेस बनाए जा रहे हैं, मोनिस इलाही साहब के खिलाफ एफआईआर काटी गई, कार्रवाई आपके दौर में हो रही है। तो ये सारा कुछ करने से आप नहीं समझते कि उन इल्जामात की तरदीद हो रही है जो कि आप लोग साबका हुकूमत पे लगाते रहे? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि जमशेद चीमा साहब वो जाली बीच बना के और फ्रॉड के जरिए कंपनियां बना के और जिस तरह बिजनेस करते थे वो एससीपी में रिकॉर्ड मौजूद है, एससीपी के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अब मुझे बताओ इसी तरह अब इनको चुप कराए ना, अब इनको खामोश कराए, अपनी बारी में बोलिएगा और अटैक करे। जरा मैं इनकी औकात दिखा रहा हूं, उनकी मियाँ का कि इनका मियाँ का क्या औकात है। ये जो करप्शन मेरे सवाल की तरफ भी आ जाए, ये मुझे चैलेंज कर दे, मैं साबित करूंगी जालसाजी पे ये 2 पैसे इसने बनाया। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ कि चोर को चोर नहीं कहे तो क्या कहे, करप्ट को करप्ट न करे तो क्या करे। अब आप मुझे बताओ तोशा खाना के 58 आइटम उन्होंने गायब किए, गोगी के जरिए बेचा है उन्होंने, गोभी के जरिए इन्होंने कारोबार किए। तो ये गोगा गोगी वाला खेल तो आवाम के सामने आना चाहिए ना, इनके ऊपर भी तो एक कमीशन बनना चाहिए। दूसरी बात मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ 18 करोड़ का एक नेकलेस बेचा है लाहौर के एक ज्वेलर को, 3.5 करोड़ का तो आप केसेस बनाइए, जो बाहर हैं उनको इंटरपोल के जरिए वापस लाइए, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल जेलों में भी डालेंगे, केसेस भी बनाएंगे। ये जो जाली फ्रॉड के जरिए उन्होंने खरपति बने हुए हैं, ये इनको जेल के सलाख में कर, बिल्कुल प्रेस का तैयारी हो रही है, बेफिक्र हो जाओ। ये जो अगर आप लोग वाकई संजीदा हैं इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने, तो उससे तो आप इनको चौकन्ना कर रहे हैं, इन्हें छुपने का या दिफा करने का मौका दे रहे हैं। कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, चोर चक्के सारे जेलों के अंदर होंगे, ये जो भी इसने एटीएम मशीनें ये सारी बाहर आ जाएंगी, इनको पता चल जाएगा। ये छोड़ने वाले हम नहीं है, हम असली केस बनाएंगे, जाली नहीं बनाएंगे, असली केस बनाएंगे। जो फ्रॉड जिस चीज देखिए, अब इनको देखो बुरा लग रहा है, ये बोले नहीं दे रहे। मुझे एक बात बताए, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा जी कादिर साहब। आप बेटे मैं एक चीज बताऊं, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि अब मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी आदमी ने फ्रॉड किया है, किसी आदमी ने जालसाजी से बीच बेच के जाली बेच के जरिए एससीपी के रिकॉर्ड में मुझे करप्शन की चीमा साहब की, तो ये सारे हम नहीं करेंगे, वो केसेस भी बनेंगे, मोनिस इलाही के खिलाफ केस भी बन रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में केस बनेंगे और फिर गोगा गोगी के खिलाफ। चले ठीक होगा, आपका पॉइंट आ गया। प्रोफेसर साहब आपकी राय शामिल करूंगा, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ब्रेक की बात खुश आमदीद। मंसूर साहब एक तो कमेंट कीजिएगा, जो पंजाब जिस तरह से हमारे सियासतदानों के रहमो करम पर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा, कोई हल नज़र आता है इस सियासी बहरान का? सर मुझे लगता है कि इसका हल इसलिए नहीं नज़र आ रहा, ये ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती से ही चीज़ें होंगी जैसे आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं, और ये इसी तरह ही चलता रहेगा टिल द टाइम के इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे या जो भी होता है। देखें, मैं शायद इस वजह से इलेक्शंस का नहीं कह रहा कि ये हरकतें हो रही हैं, इन हरकतों की वजह से तो बिल्कुल इलेक्शंस अनाउंस नहीं होने चाहिए, लेकिन वैसे द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सच अ पॉलिटिकल टर्मोइल इज इलेक्शंस, और इलेक्शंस करवा के आप चीज़ों को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बट जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है जी, ये तो बिल्कुल मजाक है, तमस्खरा फ्रॉम बोथ साइड्स। कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई प्राइवेट बंदे बुला रहा है, कभी कोई इशारे हो रहे हैं, कुछ मतलब ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है? गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। देखिए, ऑर्डिनेंस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट कि जब पर्पस बिल्ट ऑर्डिनेंस आएगा किसी एक शख्स को या किसी एक क्लास को फायदा देने के लिए, तो वो सेट असाइड हो जाएगी। इसमें तो बजट का मामला है, 12 करोड़ आवाम का मामला है, तो वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप उस टच स्टोन पर उसको देखना होगा। उसके अलावा भी जब असेंबली सेशन में है तो यू डोंट नीड एन ऑर्डिनेंस, आप ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बल्कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस हद तक कहा है दिस इज अ बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर। पीटीआई ने भी यही काम किया ऑर्डिनेंसेस वाला, इस हुकूमत ने भी, जो कि शो करता है कि अवाम के नुमाइंदगान इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट पास करके मामलात को चलाएं। तो उनको भी डिक्टेटोरियल रेजिम चाहिए कि प्रेसिडेंट जो कह रहा है वो सुबह हो जाए और वो अपना काम कर लें। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन फॉर एनी असेंबली, बी इट नेशनल। आपको सिवाय इंतखाबात के अलावा कोई हल दिखाई नहीं दे रहा इसका, और उसके अलावा कोई हल नहीं। मुसर्रफ साहब, ये जो केस है मोनिस इलाही साहब का, ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई का दिया हुआ तोहफा है, ये उनके दौर में बना हुआ केस है, खान साहब नहीं पसंद करते थे मोनिस इलाही साहब को, या जो भी वजह थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, इनके कहने से क्या होता है, ये तो ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए, मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी के पर्चे और पता नहीं 16 डिफरेंट एफआईआर हर सुबह उठते हैं। तो बाकी जो आपने सुनी लिया प्रोग्राम में, भाई हमने ऑपोजिशन पहले भी किया, आज भी हम ऑपोजिशन में, टीवी के ऊपर नाम लेने से, बकबक करने से बहुत बेहतर है कि आप जाएं, आपके पास पावर और उसका मिस यूज आप कर रहे, टेररिस्ट वाली शेलिंग कर रहे हैं आप,
तो ये विक्टिमाइजेशन, ब्लैकमेलिंग, ये इनके, तो आपको लगता है प्रेशर बढ़ने के बावजूद आपके इत्तेहादी खड़े रहेंगे आपके साथ? ये ओछे हथकंडे हैं। इन ओछे हथकंडों का इन्होंने माफिया, सिसिलियन माफिया, मैंने नहीं, कोर्ट्स ने इनको कहा था। और पूरे दूसरी बात ये कि सिसिलियन माफिया आज ये साबित कर रहा है कि वो सिसिलियन माफिया है। जो मकसूद चपड़ासी वाले केस में 6 मुख्तलिफ जो लोग थे, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था या गवाहान थे, उनका मर्डर हो चुका है। उसके बाद आगे पता नहीं कितने लोग रिकॉर्ड ये जलाते हैं, लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांध के ये लूटते हैं, और फिर लोगों को गन पॉइंट के ऊपर अपनी सस्ती प्रॉपर्टीज महंगे दामों बेचते हैं। और ये बेसिकली इस मुल्क के ऊपर आज कब्जा है। पहले ये सोसाइटीज के ऊपर कब्जा करते थे, लोगों के कारोबार के ऊपर कब्जा करते थे, कारोबार की धमकी लगा के बेइज्जत करने की या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। आज पूरे मुल्क के ऊपर इन मीर जाफर, मीर सादिकों और गद्दारों का जो टोला, उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन ठीक है, और चोरों को जो इनका ठिकाना है, जो असल जेल है, इनके खिलाफ तो सारे केसेस असल है। ये सारे इन केस, इन्होंने दहशतगर्दी भी की, इन्होंने जरदारी, आज तक कितने बंदों का मर्डर कर चुका है। लिहाजा एक एक बंदे का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा मैं कादिर मुंदफिल साहब जी, बात मुकम्मल कीजिए आप। इंशाल्लाह इनके जो काले है उसका हिसाब और किताब देना पड़ेगा, और अवाम की अदालत इनको इंशाल्लाह जूते भी मारेगी, अंडे भी मारेगी। और ये अच्छा, ठीक है, मुसर्रफ साहब मौका दीजिएगा जरा। कादिर साहब, आपने पिछली बार जवाब नहीं दिया था, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, केसेस बनाए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो मुश्किल फैसले हो चुके हैं उसके असरात कब आएंगे? हम तो मुसलसल इजाफा देख रहे हैं हर चीज की कीमतों में भी और डॉलर में भी। देखिए, पहले मैं वकील साहब की बात का जवाब दूं कि इसका हल इलेक्शन है। आप ही से मैं सवाल करूं वकील साहब, इमरान नियाजी साहब तो कहते हैं मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, तो अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कौन कराएगा? बनी गाला के मुलाजमीन कराएंगे, नंबर 1 बात। दूसरा, वो फरमा चुका है इमरान नियाजी साहब के 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगा तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। ये किसको सुना रहे हैं? दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इस वक्त ये अपोजिशन में नहीं है, ये है डी चौक के दर पदर के टोकरे कार है। हमने अगर निगरान हुकूमत बनाना है तब भी अपोजिशन लीडर से के मशवरे से बनाना है, जो मर्जी ये नाम दे। हमने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान तैनात किए, वो 2 मेंबरान इनके सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन करके उसको बाकायदा हल्फ लिया है। अब सारे मुतालबात अगर इन लोगों की माना जाए तो आप मुझे बता दो तो फिर क्या करेंगे? देखो, डी चौक वालों से कोई बात नहीं होगी, बात होगी असेंबली के अंदर रहने वाले, चाहे वो जाली। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है फौरी इंतखाबात पे? कादिर साहब, पीपल्स पार्टी तैयार है इसके लिए? बिल्कुल एतराज है, किसी सूरत में हम इंतखाबात नहीं कराएंगे। ये लिख ले मेरी बात पूरा गौर से, 3 अगस्त 2023 को असेंबली का टेनोर पूरा हो रहा है। और वकील साहब जानते हैं आर्टिकल 232, 33 और 34 ये कहते हैं कि इस तरह हालात हो तो असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है। ये किस चक्कर में बैठे हुए? और दूसरी जो मोहतरमा फरमा रही है, जो इल्जामात इनके, आपने 4 साल में गोगा गोगी खेल से बाहर आके तो आप केसेस बना देते, आप लोग का तजुर्बा किस काम का? अगर उसके असरात नहीं आ रहे, महंगाई पे आप काबू नहीं कर पा रहे तो देखिए असरात ये आ रहा है। मोहतरमा, 1 मिनट, मोहतरमा आपने अपनी बारी बोल दी, मुझे बोलने थे। देखिए, मैं क्यों बताऊं, जो IMF के साथ उन्होंने मुआहिदा किए एज ए रियासत पाकिस्तान, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? हमने उसकी, जब रूस का दौरा था उसकी मुखालफत की, मैंने की हर टीवी टॉक शो में, मगर जब मेरे चेयरमैन वजीर खारजा बनाया तो उन्होंने रियासत पाकिस्तान के उस एक्ट को, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा था, चाहे जाली, चले ठीक होगा, आपका पॉइंट आ गया, एक्सेप्ट किया कि भाई अब आपने सवाल पूछे, आप मुझे बताओ कि IMF के साथ जो मुआहदे के हम क्या करेंगे? बंसोटा साहब जवाब दीजिए। मेरा क्विक कमेंट ये है जी, और दोनों को बहुत ज्यादा एहतराम है। मैं ये कहता हूं कि जो चीज अभी टॉक शो पर हो रही है, यही पाकिस्तान में पिछले 30 साल से हो रही है। गवर्नमेंट आती दूसरे पे केसेस बनाती, दूसरी गवर्नमेंट आती उस पर केसेस बनाती है। हम दोनों गवर्नमेंट्स को, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन चीजों से राइज काम पे फोकस नहीं है। We have to come and out clean for पाकिस्तान। देखिए, ना इस मुल्क में कोई करप्ट है, ये तो एस्टैब्लिश होगा पिछले 30 साल में। ले दे के करप्ट कुछ भी साबित नहीं हो सका, तो हो सकता है कोई ड्राइवर शेवर किसी का निकल है। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स तो करप्ट नहीं है, जरदारी साहब भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, इमरान खान साहब भी क्लियर हैं। तो ले दे के हो सकता है मैंने, आपने और कैमरामैन साहब ने करप्शन की हो। सो लेट्स लीव इट असाइड एंड डिस्कस थिंग्स इन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कुछ कर ले, मेरा ख्याल है वो इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मुसर्रफ साहबा कुछ गलतियों से सीख रही है PTI, अगली बार तो वही सारा कुछ नहीं होगा जो इस बार हुआ? इंशाल्लाह नहीं। और हमने बेसिकली, देखे मेरी बात सुने,
इस मुल्क को आई एग्री विद अहमद के बेसिकली ये फिर आपके कैमरामैन ने आपने की होगी करप्शन जो पिछले कई दहाइयों से रूल कर रहे हैं और जिनको चपड़ासी सोलर अब भेज देता है उसका आज तक जवाब नहीं मिला और सिस्टम प्रो करप्शन है। सलमान शहबाज के वालिद का उनको नाम नहीं पता कि क्या है, तो आप बता दें शहबाज शरीफ है, लिहाजा इस मुल्क को नीट एंड क्लीन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस करप्शन के साथ उम्मीद करते हैं इस पे अमल भी हो सकेगा। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मेहमानों की तशरीह का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।